सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम जो पद होते हैं, जो वाक्यों में शब्द जब प्रयुक्त होते हैं उन्हें पद कहा जाता है। उन्हें रूप इसलिए कहा जाता है कि वे परिवर्तित होते हैं, उनका जो रूप परिवर्तित होता है इसलिए उन्हें रूप कहा जाता है। और इस व्याकरण के इस विभाग रूप विचार में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे विकारी पद, जिनमें से संज्ञा जो होता है उसे विकारी पद कहा जाता है और ये परिवर्तन होता है। किस तरह से परिवर्तन होता है? लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से और पुरुष के हिसाब से आदि ये परिवर्तन होता है। तो हम लोगों ने इसके पहले भाग में लिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। लिंग किसे कहते हैं, शब्दों का लिंग निर्णय कैसे किया जाता है, संज्ञा का, और इसका लिंग परिवर्तन भी कैसे होता है ये पढ़ चुके हैं। तो आइए, जो वचन के हिसाब से कैसे संज्ञा परिवर्तन होता है और वचन किसे कहते हैं और कैसे वचन को परिवर्तन किया जाता है, आज इसका अध्ययन करेंगे। तो रूप विचार में आज हम संज्ञा का वचन अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा के जिस रूप से हमें कोई संख्या का बोध होता है, कोई गिनती का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। तो आप तो जानते हैं ये जो वचन और लिंग होते हैं ये संज्ञा का होता है और संज्ञा इनके हिसाब से परिवर्तन होता है। तो संज्ञा का जिस रूप से, जिस परिवर्तित रूप से हमें संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। तो हिंदी में जैसे हम लोग ने लिंग का प्रकार किया था, वैसे ही हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक वचन और बहुवचन, आप तो नाम से ही जान चुके होंगे कि एक वचन से हम लोग एक व्यक्ति हो या एक पदार्थ, मतलब जो संज्ञा है उसकी संख्या अगर एक की सूचना देती है तो वह एक वचन में है। अगर उस संज्ञा की संख्या बहुवचन में एक से अधिक के रूप में देता है तो हम उसको बहुवचन कहते हैं। उस संज्ञा का बहुवचन रूप कहते हैं जब उसकी संख्या से हमें एक से अधिक, चाहे वो वस्तु हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, की सूचना देती है, हम उसका बहुवचन रूप कहते हैं। और जिस परिवर्तित रूप से हमें एक ही संख्या का सूचना मिलता है उसे हम एक वचन रूप कहते हैं। तो आइए हम कुछ नियम जानते हैं कि कैसे हम शब्दों को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करते हैं। तो बच्चों, जब हम लोगों ने लिंग पढ़ा था उसमें एक नियम पढ़ा था हम लोगों ने कि वचन के आधार पर हम लोग कैसे शब्दों का लिंग, जो संज्ञा होता है उसका लिंग कैसे निर्णय करें। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले हम एक शब्द को बहुवचन में परिवर्तन कर देते हैं और उसके हिसाब से हम देखते हैं ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आप लोग लिंग विषय में एकवचन और बहुवचन के बारे में कुछ धारणा आपको मिल चुका है। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं वो अकारांत, आकारांत, हर्षई या दीर्घईकारांत, हर्षौकारांत या तो दीर्घोकारांत होते हैं। जिनमें से हमने ये पढ़ा था कि कैसे जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं ये एक वचन और बहुवचन में एक से रूप से होते हैं। ई और दीर्घईकारांत, ऊ और ऊकारांत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके एक वचन का रूप बहुवचन का रूप समान होता है। तो उसी को अभी हम वचन में अगर प्रयोग कर लेते हैं तो आपको कोई अगर अकारांत, ई और दीर्घईकारांत, ऊ और हर्षौकारांत शब्द दिया गया है और वो शब्द पुल्लिंग है तो उसका बहुवचन रूप कैसा होगा? एक सा ही रहेगा। तो आइए, अब बच गया कौन सा? आकारांत पुल्लिंग शब्द। आकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में परिवर्तन होके एकारांत हो जाता है। तो आकारांत पुल्लिंग एकवचन शब्द बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं। आपको हमेशा याद रखने के लिए अगर आप एक ही चीज को याद रख लेंगे तो ये नियम भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे एक शब्द है आपका कपड़ा। कपड़ा आप जानते हैं पुल्लिंग है, आकारांत है, तो आप उसका बहुवचन पहले से जानते हैं, कपड़े। तो ये नियम आपका याद रह गया। आकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में एकारांत होते हैं। बाकी जो कारांत के शब्द हमारे बच गए, अ, ई और हर्षौकारांत जो पुल्लिंग शब्द है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये एकवचन और बहुवचन में एक से होते हैं। तो हम कह सकते हैं नियम क्या हो गया? आकारांत पुल्लिंग शब्द अंतिम का जो उनका आ अक्षर होता है वो बदल के क्या हो जाता है? ए हो जाता है।
कुछ उदाहरण हम लोग लेंगे। लड़का, आप जानते हैं ये पुल्लिंग है, आकारांत है, तो क्या होगा इस नियम के अनुसार, क्या होगा, लड़के, घोड़ा घोड़े, केला केले, कपड़ा कपड़े, कुत्ता कुत्ते, पहिया पहिए, कमरा कमरे। तो बच्चों देखिए, आप लोग इन शब्दों का बहुवचन पहले से ही इस्तेमाल कर चुके हैं, सिर्फ अभी उसको नियम को याद रखना है कि आप पहले से कपड़ा को कपड़े लिख चुके हैं, लड़का को लड़के में परिवर्तन कर चुके हैं, तो अभी नियम क्या हो गया, आकारांत पुल्लिंग शब्द परिवर्तन होके ए बन जाते हैं। तो इनमें क्या होता है बच्चों, जो बाकी के जो पुल्लिंग शब्द हो गए वो तो परिवर्तन नहीं होते हैं, एक सा रहते हैं। मकान का क्या होगा, मकान पुल्लिंग शब्द है, अकारांत है, तो क्या बनेगा, इसके हिसाब से इसका रूप क्या होगा, वही रहेगा। तो आपके किताब में जितने सारे शब्द है आप उनको अभ्यास कीजिए। बालक का क्या बनेगा, बालक तो आप जानते हैं पुल्लिंग है, कौन सा कारांत है, अकारांत है, तो उसका बहुवचन क्या हो गया, वही बालक ही रहा। तो आप इन सबको याद किया कीजिए, अभ्यास किया कीजिए, नियम के हिसाब से करें, ताकि आपको हमारे परीक्षा में भाषा ज्ञान में आते हैं कि एक शब्द आपको दिया गया होगा संज्ञा शब्द, उसके नीचे एक रेखा होगी, तो रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य को फिर से लिखिए। तो बालक जा रहा है, तो बालक का लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन किया जाएगा। आप धड़ से बाल के या फिर बाल को ऐसे कुछ कर लेते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होगा, आप याद कीजिए पहले नियम को, अकारांत पुल्लिंग शब्द का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बहुवचन में भी वो वही बालक रहेगा। तो लेकिन इसका अब लिंग परिवर्तन क्या होगा, इसका ये मतलब नहीं कि बालक का वचन परिवर्तन नहीं हुआ है, हुआ है, लेकिन बहुवचन में भी वो वही रूप में रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बालक जा रहा है, बालक जा रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये परिवर्तन हो गया। तो आपके किताब में जितने सारे शब्द दिए गए हैं उनका अभ्यास कीजिए। वैसे ही जो स्त्रीलिंग शब्द है उनको हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्त्रीलिंग शब्द में क्या हो जाता है, जब बहुवचन हो जाता है लिंग परिवर्तन के लिए, जो ई और ई कारांत शब्द है ये परिवर्तन होके अंत का ई और दीर्घई क्या हो जाता है, या हो जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लड़की लड़कियां, जाति जातियां, रीति रीतियां, नदी नदियां। तो इसमें एक याद रखने वाली चीज है, जो नदी है हम लोगों ने ऐसे लिखते हैं, जब नदियां लिखते हैं तो कैसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है। ये हमेशा याद रखना, जो ई कारांत शब्द होते हैं वे परिवर्तन होके या बनते हैं, हर्षई बन जाता है, इसको आप ध्यान रखिए। नदी का बहुवचन जब बनेगा ये दीर्घई कारांत परिवर्तन होके हर्षई कारांत बन जाएगा। ये एक विशेष नियम है, इसमें आपको याद रखना है ताकि हमारे लिखाई में कोई गलत ना हो जाए। तो बाकी आपका जो ई कारांत शब्द है ये बहुवचन में स्त्रीलिंग में क्या हो जाते हैं, या हो जाते हैं। बाकी जो आपके अकारांत, आकारांत, उ और ऊ कारांत होते हैं ये परिवर्तन होके क्या होते हैं बच्चों, ए हो जाता है। आपको याद होगा हम लोगों ने लिंग परिवर्तन में पढ़ा था उसे, गाय गाये, बहने बहन बहने, पुस्तक पुस्तके, बालिका बालिकाएं, लता लताएं, वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, बहू बहुएं, झाड़ू झाड़ुएं, गौ गौएं। तो बच्चों देखिए अ और ई, आ एवं उ और ऊ कारांत शब्दों को हमने स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तन करके ये किए। जैसे ई कारांत शब्दों को परिवर्तन करते वक्त हमने एक नियम को याद रखा था। तो देखिए एक शब्द है आपका बहु, बहु कैसे लिखा जाता है, आपका ऐसे लिखा जाता है दीर्घऊ कारांत, लेकिन इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या लगेगा, ए लगेगा। तो लेकिन ये दीर्घऊ कारांत हर्षों कारांत में परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे रहेगा बहुएं। तो इसको आप हमेशा याद रखिए, ई कारांत दीर्घई कारांत परिवर्तन होके हर्षई कारांत हो जाते हैं और दीर्घऊ कारांत परिवर्तन होके हर्षों कारांत हो जाता है। ये नियम अगर आप याद नहीं रखोगे तो जब आप लिखोगे उसका बहुवचन तो आप गलत लिख दोगे तो आपका आधा नंबर उसी में चला जाएगा, उसका जो बर्तनी बोलते हैं अशुद्ध होके आपका आधा नंबर चला जाएगा। तो बच्चों देखिए कैसे हमने पुल्लिंग शब्द को एक वचन से बहुवचन बनाया और स्त्रीलिंग शब्दों को भी एक वचन से बहुवचन बनाया। तो
हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के साथ हम लोग परसर्ग का इस्तेमाल करते हैं। परसर्ग किसे कहते हैं? जो वाक्य में जो संज्ञा शब्द होते हैं या फिर कोई शब्द होता है, इनके बीच में जो संबंध दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? कारक का प्रयोग करते हैं। अर्थात इनके बीच में जो संबंध होता है उन्हें कारक कहा जाता है, और ये कारक के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे परसर्ग कहा जाता है। आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो ये परसर्ग जब किसी संज्ञा के साथ लगता है उसमें क्या परिवर्तन होते हैं? तो देखिए, आपका परसर्ग पहले याद कीजिए। हम लोगों ने क्या परसर्ग पढ़ा है? हमने ने पढ़ा है, को पढ़ा है, से पढ़ा है, में पढ़ा है, पर आदि परसर्ग हम लोगों ने पढ़ा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? आकारांत शब्द के साथ परसर्ग का प्रयोग करें। मैंने लड़का के साथ ने के प्रयोग किया। आप याद कीजिए, आप इसको पहले लिख चुके हैं। ये क्या हो जाता है? लड़के ने। ये क्यों ऐसा हो गया? फिर हम लोग क्या करते हैं? पंखा। पंखा के साथ ने का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाता है? पंखे ने। बच्चा ने प्रयोग करेंगे, क्या हो गया? बच्चे ने। वैसे ही आप लोग कर सकते हैं, को का प्रयोग कीजिए, लड़के को, पंखे को, बच्चे को, फिर लड़के से, पंखे से, बच्चे से। तो आप जो भी परसर्ग प्रयोग करें, देखिए ये कैसे होता है। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने घर शब्द के साथ में परसर्ग का प्रयोग करा। क्या ये घरे में होता है? नहीं। क्या होता है? घर में। और क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने एक शब्द दिया भालू। भालू के साथ को का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाता है? भालू को। तो इसको देख के आप लोग मुझे बताइए क्या परिवर्तन होता है। ठीक, आपने ठीक देखा। जो आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं तो ये परिवर्तन होके क्या बन जाते हैं? ये परिवर्तन होके एकारांत बन जाते हैं। लेकिन आकारांत के अलावा जो बाकी जो कारांत के शब्द बच गए, वो देखिए उनके साथ जब हम परसर्ग का प्रयोग करते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम नियम क्या बना सकते हैं? आकारांत पुल्लिंग शब्द के व्यतीत जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं उनके साथ जब परसर्ग का प्रयोग होता है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जो आकारांत शब्द है उनके साथ परसर्ग प्रयोग करने पर वे एकारांत हो जाते हैं। तो बच्चों वैसे ही हम लोग अभी क्या करेंगे? स्त्रीलिंग शब्द के साथ आपका परसर्ग का प्रयोग करेंगे। लड़की के साथ हम लोग ने प्रयोग करेंगे, क्या होता है? वही लड़की ने। तो बच्चों देखिए, ये एक नियम हो गया आपका। जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो जो भी कारांत के हो वो क्या करते हैं? वो जो एक वचन में जो ने के परसर्ग में उनके साथ जब ने का प्रयोग होता है या फिर कोई परसर्ग का प्रयोग होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं आकारांत पुल्लिंग को छोड़ के बाकी जितने कारांत आपके बच गए वो चाहे पुल्लिंग हो या चाहे स्त्रीलिंग हो, वे उनके साथ जब परसर्ग का प्रयोग होता है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका नियम हो गया। तो बच्चों देखिए, अगर अब आइए उसके बहुवचन में। हम लोग बहुवचन में क्या करते हैं? वो चाहे किसी भी कारांत का हो या पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। जैसे एक उदाहरण ले दीजिए, लड़के, ये उसका बहुवचन रूप हो गया, उसके साथ हम परसर्ग का प्रयोग करेंगे, क्या हो गया? आप जानते हैं लड़कों ने। वैसे ही लड़कियां के साथ ने का प्रयोग कीजिए, लड़कियों ने। तो देखिए वो चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, और वे अगर बहुवचन में है उनके साथ परसर्ग का प्रयोग होता है तो क्या होता है? ओ का उनके आखिर में ओ का प्रयोग होता है। तो हम कह सकते हैं ई कारांत पुल्लिंग शब्द तथा स्त्रीलिंग शब्द हो चाहे
आपके कोई भी कारांत का पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग शब्द हो, अगर वो बहुवचन में है और उनके साथ कोई परसर्ग का प्रयोग होता है तो वो संज्ञा शब्द के आखिर में ओ का प्रयोग होगा। तो ऐसे कुछ नियम है, अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से उनका वचन परिवर्तन कर पाओगे। और इसके अलावा हम लोग जब अनुवाद करते हैं उसमें इन चीजों का आवश्यकता पड़ती है, और हमें दिया जाता है कभी कभी अशुद्धि को शुद्ध करके लिखिए। जैसे हम लोग करेंगे अभी लड़कियां ने खाना खाया, तो आपको अगर दिया गया होगा इसमें अशुद्धि को शुद्ध कीजिए, क्या गलती है इसमें? जी हाँ, हमने यहाँ पर ने का प्रयोग किया है, ने का प्रयोग किया है और ये बहुवचन रूप में है। तो बहुवचन रूप में होने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी भी पुल्लिंग शब्द हो चाहे स्त्रीलिंग शब्द हो, अगर ये बहुवचन में है और इसके साथ किसी परसर्ग का प्रयोग है तो उसके साथ ओ का व्यवहार किया जाता है। तो लड़कियों ने खाना खाया, ये इसका सही रूप है। तो ऐसे ही वाक्यों को आप भी अभ्यास कीजिए, अपने किताब में जो शब्द है उन्हें अभ्यास कीजिए। इसके अलावा क्या है बच्चों, जब हम किसी को संबोधन करते हैं उस समय क्या होता है, जो आकारांत पुल्लिंग शब्द होता है वो एकारांत हो जाता है। जैसे मैं किसी लड़के को बुला रही हूं तो मैं क्या कहूंगी, अरे लड़के सुनो। तो यहाँ पर संबोधन किया गया, तो ये जो शब्द है ये आकारांत है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम किसी को संबोधन करते हैं तो आकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में ही व्यवहार किया जाएगा। हम जब बुलाते हैं बेटा, आकारांत पुल्लिंग शब्द, जब हम उसको बुलाते हैं कैसे बुलाते हैं, ओ बेटा या ओ बेटे, ओ बेटे। तो क्या हो गया नियम, जब संबोधन में व्यवहार किया जाता है तो आकारांत एकवचन पुल्लिंग शब्द बहुवचन में ही व्यवहार किया जाता है। और बाकी जो कारांत शब्द आपके रह गए, आकारांत पुल्लिंग को छोड़कर आपके जो बाकी कारांत के पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है वो संबोधन में ऐसे ही रहते हैं। जैसे कि हे प्रभु, रे बालक, ओ साथी, अरी बहन, हे बालिका, अरी बहू। तो देखिए प्रभु, बालक, साथी, बहन, बालिका, बहू, ये आकारांत को छोड़कर बाकी सारे कारांत के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है, ये वैसे ही एक वचन रूप में रहेंगे। हमारे जो ईकारांत पुल्लिंग शब्द है और जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके साथ जब हम संबोधन का प्रयोग करेंगे वो क्या हो जाएंगे, उनमें यो का उच्चारण होगा। जैसे अरे मुनि, तो क्या हो जाएगा, अरे मुनियों, ऐसे संबोधन किया जाता है। फिर अरे साथियों, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बच्चों, जो ई कारांत के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके साथ क्या होता है, आपका ओ का युक्त हो जाता है या ओ का प्रयोग हो जाता है। जो बहुवचन शब्द में हम क्या करेंगे, बहुवचन शब्द में हम पहले से जानते हैं कोई परसर्ग अगर लगता है तो ओ का प्रयोग होता है। तो बच्चे, ये बहुवचन में है, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ओ का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इसके अलावा आप लोग जब तत्सम शब्द पुल्लिंग के लिखते हैं वे एकारांत नहीं होते। जैसे कि हम लोगों ने कुछ नियम पढ़ा, आकारांत शब्द क्या हो जाते हैं, एकारांत होते हैं, लेकिन उनमें कुछ अपवाद ऐसे हैं जैसे अब्बा, खुदा, लाला, मुखिया, ये सारे क्या होते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ एकारांत शब्द होते हैं पुल्लिंग के, ये आकारांत शब्द होते हैं, ये बहुवचन में एकारांत नहीं होते। राजा, पिता, योद्धा, दाता, सखा, देवता आदि परिवर्तन नहीं होते हैं। वैसे ही हमारे कुछ सम्मान शब्द, रिश्तेवाचक शब्द होते हैं पुल्लिंग में जो बहुवचन में एकारांत नहीं होते। बाबा, पापा, मामा, काका, चाचा, दादा आदि जो शब्द होते हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो बहुवचन रूप में ही रहते हैं, आंसू, ओठ, दाम, दर्शन, प्राण, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने आज वचन के बारे में पढ़ा और उसका परिवर्तन भी सीखा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।